तो 3 में 3 जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम 4 में 4 करने के लिए दो हाथ करने उतरेगी बांग्लादेश से और मैदान होगा बिल्कुल नया। जी हां दोस्तों, एमसीए पुणे में जब मुकाबला है तो आपके मन में सवालों का थोड़ा सा अंबार है कि भाई पिच किस तरीके से होगी और पिच के हिसाब से हमारी 11 क्या होगी, क्या हमारी प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जिसके चांसेस बताए जा रहे हैं। और उसके बाद सवाल यह है कि भैया फिर बांग्लादेश टीम, क्या इन पर भी कोई बदलाव होगा? इनके तो कप्तान ही पिछले मुकाबले में चोटिल हो गए थे, क्या वो उपलब्ध है इस मुकाबले के लिए या फिर नहीं? सब कुछ आप जानेंगे, सारी अपडेट जानेंगे। तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, नीचे से चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और चलिए शुरुआत करते हैं इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट के साथ। जी हां दोस्तों, एमसीए पुणे में एक्चुअली बहुत ज्यादा ओडीआई मुकाबले हुए नहीं है, लेकिन जितने हुए हैं अगर आप उनके आंकड़े उठाकर देखेंगे तो जो टीम चेस करती है वो भी जीतती है, लेकिन जो टीम डिफेंड करती है वो और अच्छे से जीतती है। तो क्या इसका यह मतलब है कि दूसरी पारी में गेंदबाजों को ज्यादा मदद रहती है? देखिए दोस्तों, अगर आप यहां पे टी20 और आईपीएल हमने देखा है वहां के आंकड़े देखेंगे तो जरूर ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाद में जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता था स्पिनर्स यहां पर गेम में जरूर आते थे। लेकिन दोस्तों अब बात यहां पे ना जो बीत गई वो बात चली गई, ये बात आप समझिए, क्योंकि विश्व कप के लिए सारी पट्टीज एकदम अच्छे तरीके से नया रेनोवेशन हुआ है। तो फिर सवाल यह है कि अब पिच किस तरीके से बर्ताव करेगी। हमने सीधा बात की है यहां पर पुणे के थोड़े से अधिकारियों से और हमने बोला कि चलिए बताइए कि किस तरीके की पिच इस्तेमाल हो रही है इस मुकाबले में, और जो जानकारियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। भाई हमें यहां पर यह बताया गया है कि जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर इस मैदान पर लगभग 11 स्ट्रिप्स हैं, यानी कि 11 पट्टियां हैं, जिसमें से 4 का इस्तेमाल होगा इस साल के विश्व कप 2023 के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 4 की चारों ब्लैक सॉइल पिच है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी या फिर हमारे साथ जुड़े रहते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर ब्लैक सॉइल पिच होती है तो इसका मतलब यह है कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशन, गेंद थोड़ा सा धीमे रहती है, लो रहती है और यहां पे स्लो बॉलर्स को मदद मिलती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एकदम स्पिन फ्रेंडली वो चिपॉक जैसी कंडीशंस हो जाएंगी, वैसा नहीं होता है मेरे भाई। और वैसे भी अब तो ये फ्रेश पिचेस है, इस बात को हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखिए। तो मेरी समझ से दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यहां पर कोई खास मदद मिलने वाली है गेंदबाजों को, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकती है स्पिनर्स के लिए। लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत ही फ्लैट और हाई स्कोरिंग गेम ही मानूंगा। और वैसे भी अगर दूसरे इनिंग में मतलब मैच प्रोग्रेस होता है तब स्पिनर्स को मदद मिलती है ना। अगर वैसे वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर जो है ड्यू फैक्टर आ गया, शबनम आ गई, तो फिर तो भैया गेम वहीं पर रैप अप हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इसको बहुत ही फ्लैट और हाई स्कोरिंग गेम ही मानिएगा। ओवरऑल यहां पर थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भले इधर उधर मदद देखने को मिल जाए। तो फिर सवाल बहुत ही साफ है दोस्तों कि अगर इस तरीके की पिच का इस्तेमाल होगा तो आखिर हमारी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है इस पार्टिकुलर मुकाबले के लिए, चलिए जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ऐसे में टीम इंडिया की अगर आप प्लेइंग 11 की बातचीत करेंगे तो मेरे समझ से यहां पे जो टॉप 8 हैं, टॉप 7 हैं एक्चुअली, वो पूरी तरीके से फिक्स्ड और तैयार है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपका टाइम मैं क्यों वेस्ट करूं, सेम एज इट इज यही 11 रहने वाली है। लेकिन सवाल आता है नंबर 8 पोजीशन पर, और अब ये होती है हमेशा कंडीशन बेस्ड कॉल। पिछले मुकाबले में ठाकुर खेले, उसके पहले के पहले हम लोगों ने अश्विन को खेलते देखा था, तो ऐसे में इस मैच में कौन खेलेगा? दोस्तों मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो जिस तरीके की कंडीशंस रहती हैं सही अगर वैसे ही होल्ड करती हैं, और ब्लैक सॉइल पिच के बारे में जो हमें बताया जा रहा है वैसे ही पिच है, तो अगर इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन खेलते नजर आए तो आपको ज्यादा सरप्राइज नहीं होना है। स्पेशली अगर भारतीय टीम सेकंड इनिंग्स में भी गेंदबाजी करे या फिर पहली इनिंग में भी करे, मुझे लगता है अश्विन इस मुकाबले में खेल सकते हैं, उनके खेलने के अच्छे चांसेस हैं। हालांकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो फिर शार्दुल ठाकुर ही खेलेंगे और टीम ये एक्सपेक्ट करेगी कि फ्लैट सरफेस है और यहां पर ठीक ठाक रन बनने वाले हैं, ऐसा मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं। और उसके बाद दोस्तों आपको कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे, मोहम्मद सिराज देखने को मिलेंगे। लेकिन नंबर 11 पोजीशन पर ना थोड़ा सा यहां पर बड़ा बदलाव हो सकता है। जी हां दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अगर टीम को जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना है, जो कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं और रेस्ट दे सकते हैं, तो शायद ये वो मुकाबला है जहां पर आप मोहम्मद शामी को खिला सकते हो। उसका कारण बहुत ही साफ है दोस्तों कि बुमराह, आपको पता है अब आगे जो मैचेस आएंगे ना, अगर आप एक आध मैचेस वो नीदरलैंड से हटा दो, वो भी जो एकदम लास्ट में, ये वहां पे आप रेस्ट नहीं देना चाहोगे क्योंकि फिर आपको सेमीफाइनल फाइनल खेलना रहेगा। तो शायद यही एक ऐसा मौका है जहां पर आप कहोगे कि ठीक है थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं ताकि हम दूसरे मतलब खिलाड़ियों को मौका भी दें और हमारे बुमराह पूरी तरीके से तैयार रहें आगे आने वाले बड़े मैचेस के लिए। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर टीम को रेस्ट देना है तो ये वो मैच है जिसमें वो रेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो फिर भैया आपको यहां पे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज एज इट इज ही देखने को मिलेंगे। तो ये 1 से लेकर 2 बदलाव हैं लगभग जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं प्लेइंग 11 में, नहीं तो अनचेंज्ड 11 ही रहेगी और कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी यहां पर 100% कंफर्म्ड ही है। तो ये तो बात हो गई भारतीय टीम के बारे में। लगे हाथ बांग्लादेश, वो थोड़े से इनके क्वाड में थोड़ी सी इंजरी आ गई थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उसके बाद से ये काफी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल में ये ट्रेनिंग्स में कैसे आएंगे उस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन जैसा कि उम्मीद नहीं थी कि ये इतने अच्छे से रिकवर होंगे, ये काफी अच्छे से रिकवर हुए हैं और बांग्लादेश मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि ये यहां पे मुकाबला खेलेंगे एज अ लीडर। तो अगर ये होता है तो ये अच्छा बूस्ट है यहां पर बांग्लादेश टीम के लिए। और ऐसे में इनकी 11 क्या होगी? देखिए सबसे पहले तो इनके ओपनर्स बहुत ही ज्यादा फ्लॉप रहे हैं, तो यहीं पर मैं बदलाव एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर ये टीम चाहे तो तंजिद हसन साहब को यहां से ड्रॉप कर सकती है एंड मेहदी हसन मिराज को लिटन दास के साथ ओपन करा सकते हैं।
हैं, जो कि इस मैच में आई थिंक कि ये करा सकते भी हैं। और उसके बाद नंबर 3 पर नजमुल हुसैन शांटो, नंबर 4 पर शाकिब अल हसन कप्तान के तौर पर, उम्मीद कर रहा हूं फिट होंगे, तैयार होंगे। उसके बाद तौहीद हिरदोए देखने को मिलेंगे, मुशफिकुर रहीम आएंगे विकेट कीपर के तौर पर। देन महमदुल्लाह ने पिछली पारी में एक अच्छा किया, सुभान अल्लाह वाली पारियां खेली हैं और जो एक्सपीरियंस है टीम अब उसको यूटिलाइज करना चाहेगी, तो ऐसे में अगर वो खेलते हैं तो फिर ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी दे देते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर आप तंजीद हसन से ओपन नहीं करा रहे हो तो फिर यहां पर मेहदी हसन खेल सकते हैं, एक ऑलराउंडर जो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी देंगे, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हुई तो आप थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा मजबूर कर सकते हो भारतीय बल्लेबाजों को भी, ये चीज यहां पे समझनी पड़ेगी। उसके बाद तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान एज इट इज देखने को मिलेंगे। और अगर टीम यहां पे मेहदी हसन को नहीं खिलाती है, मेहदी हसन मिराज की बात नहीं कर रहा, मेहदी हसन को नहीं खिलाती है, तो फिर तंजीद आपको एज इट इज ओपन करते नजर आएंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो ऐसे में दोस्तों ये है वो बांग्लादेश टीम की प्लेइंग 11 जो हमारे अगेंस्ट मैदान पर उतर सकती है। अब कौन है फेवरेट, ये तो मतलब बच्चा बच्चा ही जानता है, लेकिन मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आप मुझे यार कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखकर बताओ कि क्या आप यहां पे रोज हमारे से पॉइंट्स टेबल स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो, जैसे हम आईपीएल में करते थे क्वालिफिकेशन सिनेरियो, चांसेस, परसेंटेज, क्या आप वो पर डे देखना चाहते हो और सच में देखोगे या फिर नहीं? ऑनेस्ट ओपिनियन भाई आप कमेंट के नीचे उसका जवाब उसी के रिप्लाई में आप दे दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।